Hello students, so today we are going to discuss chapter number 6 of class 10th साइंस बुक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर को पढ़ रहे हैं। देखिए क्या होता है लाइफ प्रोसेस, उसको समझने के लिए हमें दोनों टर्म को समझना होगा कि लाइफ क्या है और लाइफ प्रोसेस क्या है। तो बिना देरी के चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए क्या अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या होती है एक लाइफ, तो लाइफ के लिए हम यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया सेट कर ले रहे हैं। लाइक कि कुछ कैरेक्टर्स जो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में मिलते हैं तो हम कहेंगे वो एक लिविंग बीइंग है, उसके अंदर क्या है, लाइफ है। वो कैरेक्टर्स कुछ कई तरह के हो सकते हैं, बट हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक रेस्पिरेशन, हम सभी जानते हैं कि रेस्पिरेशन जो है, सांस लेने की जो प्रक्रिया है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो सिर्फ जीवित प्राणियों में होगी। सीधी सी बात है, वो सिर्फ लिविंग का कैरेक्टर है। इसी तरीके से कॉन्शियसनेस एंड इसी तरीके से स्टिमुलस। कॉन्शियसनेस तो हम सभी जानते हैं, समझदारी, मौजूदगी हमारी, हमें पता है कि हम कौन हैं, ये एक तरीके का कॉन्शियसनेस है। तो क्या ये एनिमल में भी होता है? हाँ, ये एनिमल में भी पाया जाता है, बट डिफरेंस यही होता है एनिमल और ह्यूमन में कि एनिमल के पास कॉन्शियसनेस होती है और ह्यूमंस के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। वो कॉन्शियस होते हैं, वो जीवित होते हैं जीवन के प्रति, पर उन्हें अपने प्रति कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है। ओके, बट अगर हम अगली बात करते हैं कि स्टिमुलस की, तो स्टिमुलस क्या होता है? देखिए कोई भी प्रतिक्रिया कैसी रहती है? अपने आसपास के इन्वायरमेंट के लिए जो भी आप एक्शन का रिएक्शन देते हैं उसे हम कहते हैं स्टिमुलस क्रिएट करना। ओके, तो इस तरह की कैरेक्टर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलते हैं? लिविंग बीइंग में। तो अगर ये कैरेक्टर किसी में मिलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? वो कौन है? एक लिविंग बीइंग है, यानी उसके अंदर जीवन है। तो लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं? हमने जान लिया कि लाइफ किसे कहते हैं या लाइफ लिविंग बीइंग किसे कहते हैं। अब लाइफ प्रोसेस क्या है? तो देखो, इस जीवन को बनाए रखने के लिए जितने अलग अलग सिस्टम्स, जितने अलग अलग प्रक्रियाएं, जितने अलग अलग प्रोसेस आपको चाहिए, वो सारे प्रोसेस आपके कैसे प्रोसेसेस कहलाएंगे? दीज आर लाइफ सिस्टम जो कि रिक्वायर हैं। वो सभी प्रोसेसेस जो कि रिक्वायरमेंट हैं, जो इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है एक ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, वो सारे सिस्टम्स किसके अंदर कंसीडर किए जाएंगे? वो सभी सिस्टम कहलाएंगे हमारे लाइफ प्रोसेस। करेक्ट। तो एग्जांपल में हम यहाँ पे देख ही ले रहे हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेशन सिस्टम। और भी हम जानते हैं जैसे कि नर्वस सिस्टम हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है, एक्सक्रीशन सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो चलो अपने आगे के पॉइंट पे देखते हैं। हमने लाइफ जाना और लाइफ प्रोसेस जाना। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखो वो है हमारे पास न्यूट्रिशन। कि क्या पोषण, यानी कि एक तरीके से अपने आप को भोजन देना, एनर्जी देना। बेसिकली न्यूट्रिशन का मतलब ही है जितने हमारे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो भी लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, उन सभी को चलने के लिए, मेटाबॉलिज्म करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, हम जानते हैं ह्यूमंस के बॉडी में एनर्जी का फॉर्म होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि हम जो भी खाना खाएंगे, जो भी हम फूड खाएंगे, उसको डाइजेस्ट करके क्या बनाया जाएगा? एटीपी। राइट। तो इस प्रोसेस को, यानी कि इस फूड को खाना, उसे डाइजेस्ट करना और उसमें से एटीपी को बना लेना या एटीपी को एक्सट्रैक्ट कर लेना, ये चीज़ क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन। ओके, अब देखिए न्यूट्रिशन क्या है। ये दो तरह के कॉन्सेप्ट में हम समझ सकते हैं। लाइक कि फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वयं पोषी। एंड सेकंड वन इज हेटरोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, यानी कि विषम पोषी। अब अपना खाना खुद बनाने वाले जीव कौन कौन से हैं और अपना खाना खुद ना बनाने वाले जीव कौन कौन से हैं, ये हम सभी जानते हैं। जैसे कि प्लांट ऑटोट्रॉपिक हैं एंड एनिमल्स हेटरोट्रॉपिक्स हैं। ठीक है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में। देखिए, ऑटोट्रॉपिक्स और हेटरोट्रॉपिक्स को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा डिफरेंशिएटेड टेबल है। यहाँ पर देखते हैं। देखो, ऑटोट्रॉपिक्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके सेल में एक पिगमेंट पाया जाता है। वो पिगमेंट कहलाता है प्लास्टिड। क्या कहते हैं बच्चों उसको हम? प्लास्टिड। ये प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इतना डिटेल हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिलहाल हम इतना जरूर याद रखेंगे कि उनके पास क्या पाया जाता है? प्लास्टिड। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दिखा रखा है, जैसे कि प्लांट सेल के पास क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है उनके पास
क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है ये हम सभी अच्छे से जानते हैं, टू ट्रैप सनलाइट, सनलाइट को पकड़ने का काम ये किसका होता है, क्लोरोफिल का। कहने का मतलब कि प्लांट सेल के अंदर, अगर आप एक प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं कलरफुल पिगमेंट, उन पिगमेंट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसका कलर होता है ग्रीन कलर का, और इसी की वजह से प्लांट की लीफ का कलर भी कैसा होता है, ग्रीन। ठीक है, अब ठीक है, ये हमने पढ़ लिया ऑटोट्रॉपिक प्लांट के सेल की जो है कंस्ट्रक्शन कैसी है, सेल का उसका ओवरव्यू कैसा है, उसके अंदर पिगमेंट कैसा है। नेक्स्ट, इस पिगमेंट का काम क्या है, तो देखिए ये काम करता है सनलाइट को ट्रैप करने का। किस लिए ट्रैप करेंगे सनलाइट को, ताकि ये क्या कर सके, अपना बना सके। और इस भोजन को बनाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। अभी इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो कहलाती हैं रॉ मटेरियल, लाइक CO2, H2O। ओके, और फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है वो क्या होता है, फूड, यानी कि ग्लूकोज। प्लांट के अंदर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रहता है और ये सब मोड से अपना न्यूट्रिशन जो है गेन करते हैं। अगर हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो देखिए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सिंपल सा फंडा होता है कि किसी भी प्रिपेयर्ड फूड को इनटेक किया जाए, उसे डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद में उसमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे किसी भी सेल के अंदर किसी भी तरीके का कोई पिगमेंट नहीं होगा, पिगमेंट की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें अपना खाना नहीं बनाना, सनलाइट को ट्रैप नहीं करना, तो इन्हें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट जैसे किसी भी प्लास्टिड पिगमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो बच्चों ध्यान रखेंगे इसको हम कि प्लांट सेल के अंदर कलरफुल पिगमेंट यानी कि प्लास्टिड पाया जाता है और एनिमल सेल के अंदर पिगमेंट नहीं पाया जाता। ठीक है, तो अब क्योंकि इनके पास पिगमेंट नहीं है तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब या उसे ट्रैप नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो ये अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म पे। ये प्लांट पे भी निर्भर हो सकते हैं, ये एनिमल पे भी निर्भर हो सकते हैं, यानी कि ये शाकाहारी भी हो सकते हैं और ये मांसाहारी भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें ये समझना है। नेक्स्ट है कि अब ये जो भी फूड लेंगे उस फूड को क्या करेंगे, तो उस फूड को ये किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्लूकोज में, C6H12O6, करेक्ट। तो इसके अंदर इसको कन्वर्ट किया जाएगा और इसी फॉर्म में इसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी करेंगे। अभी हम बेसिकली ह्यूमन के सिस्टम्स के रिगार्डिंगली इसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, बट एग्जाम्पल में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अगर आप देखोगे तो अमीबा और बाकी सभी कंज्यूमर्स, आपको याद होगा ये हमारे पास एक ट्रायंगल हमने पढ़ रखा है जिसे हम एनर्जी टेबल के रिगार्डिंग भी पढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास बेसिक सबसे पहले माने जाते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो भोजन खुद बनाते हैं वो सभी कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स, और सेकेंडरी, टर्शरी, सारे प्राइमरी ये सब कंज्यूमर्स ये कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक्स। तो आप लोग इसको समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस। देखिए क्या होता है फोटोसिंथेसिस, अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि जब कभी भी कोई भी न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है तो उसके अंदर क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस किया जाता है। फोटोसिंथेसिस को हम समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। ये डायग्राम NCERT से लिया गया है, तो आप वहाँ पे जाके इसको अपनी बुक में देख सकते हैं। ओके, तो चलो अब इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं क्या है ये डायग्राम। तो सबसे पहले तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक करो अपनी इस रिएक्शन को, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए रिएक्शन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर जो आपके ये रॉ मटेरियल दिए गए हैं यानी कि CO2 एंड H2O, इनकी क्वांटिटी ज़रूर याद रखनी है, इसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए, यानी कि 12H2O एंड 6CO2 ये दोनों कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी मदद से, क्लोरोफिल की मदद से, और क्या बनाते हैं, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, करेक्ट। ये बनाते हैं ग्लूकोज और साथ में बनाते हैं ऑक्सीजन, एंड अगेन एक और चीज़ बाय प्रोडक्ट में आती है जिसे हम क्या कहेंगे, वाटर। ठीक है,
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके रिएक्शन है। इस रिएक्शन को थोड़ा हम एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। देखो अभी हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी कि प्लांट सेल के पास में क्या होते हैं, प्लास्टिड, और उस प्लास्टिड में होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। ये एरो आपको दिख रहा होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। ओके, तो ये क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप कर लेगा, तो ये दोनों चीज़ें प्लांट की लीफ के अंदर आराम से आ जाती हैं। ये सारा प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का हो रहा है वो होता है लीफ के अंदर, प्लांट के लीफ में। ओके, इसीलिए उसे फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, हमें समझ आया कि सनलाइट जो है वो प्लांट की लीफ में क्लोरोफिल की मदद से आती है। लेकिन CO2 एंड H2O ये कहाँ से वो अरेंज करेंगे? तो देखिए CO2, प्लांट को जब CO2 की आवश्यकता होती है तो वो इसके लिए डिपेंड होते हैं रेस्पिरेशन वाली सिस्टम पर, रेस्पिरेशन वाले सिस्टम पर। ठीक है, रेस्पिरेशन कहाँ से होता है? तो स्टोमाटा से होता है। स्टोमाटा, प्लांट का जो स्टोमाटा होता है वो बाहर की तरफ रिलीज करता है O2 और इनटेक करता है CO2। और ये स्टोमाटा कहाँ पाए जाते हैं? लीफ में ही पाए जाते हैं। तो लीफ को स्टोमाटा की मदद से एक और रॉ मटेरियल मिल जाता है जिसका क्या नाम होता है? CO2। अंडरस्टैंड दिस? तो अब लास्ट चीज़ जो यहाँ पे रह गई है वो रह गई है H2O, कि प्लांट को वाटर कैसे मिलेगा। अब देखो ये तो हम सभी जानते हैं कि प्लांट को वाटर कहाँ से मिलना है, लेकिन थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। देखो प्लांट को वाटर की कोई खास आवश्यकता है नहीं, उसे आवश्यकता होती है इसके अंदर डिजॉल्व मिनरल्स की। डिजॉल्व मिनरल्स की कौन कौन से मिनरल इसके अंदर डिजॉल्व होंगे? लाइक आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, एंड सो ऑन। आपको पता होगा प्लांट जो हैं वो नाइट्रोजन एयर के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसीलिए ब्लू ग्रीन बैक्टीरियाज टाइप ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ये प्लांट की रूट्स के अंदर रहते हैं और प्लांट को उसके बदले में क्या करके देते हैं? नाइट्रोजन एयर से मिट्टी के अंदर मिक्स करके देते हैं। इस रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशन भी कहा जाता है। फूड को बनाने के लिए उन्हें बहुत से मिनरल्स की आवश्यकता होती है प्रोटीन्स को बनाने के लिए, तो वो उन सभी मिनरल्स को बाय एयर या बाय आप कह सकते हैं लैंड एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी आपके इस अर्थ क्रस्ट लेयर के अंदर मिनरल्स हैं उसे वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लिया जाता है और फिर उसके बाद में उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द रूट्स ऑफ प्लांट। ये बात समझ रहे हैं हम लोग? यानी कि प्लांट को पानी की नहीं बल्कि पानी के अंदर घुले हुए मिनरल्स की, आयंस की आवश्यकता होती है। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कि जो वाटर है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है रूट से। और CO2 कहाँ से आ रहा है? CO2 आ रहा है बच्चों प्लांट के स्टोमेटा से, जो कि है लीफ में। तो ये दोनों चीज़ें हमें समझ आ गई कि CO2 कहाँ से आया और वाटर कहाँ से आया। अब इस रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे और प्लांट इसके साथ में क्या कंबाइन करके बनाने वाले हैं? ग्लूकोज। इन सबको कंबाइन करके बना लेंगे वो ग्लूकोज। इसका फार्मूला आप याद रखना, बहुत ही इजी फार्मूला है, C6H12O6, ये हमें याद रखना है। इसके साथ साथ में उनके पास बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है ऑक्सीजन, करेक्ट। और ऑक्सीजन के साथ साथ में एक चीज़ और बनती है उनके पास, वाटर। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम समझते हैं। प्लांट सांस लेने के लिए कौन सी गैस का यूज़ करते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी गैस कौन सी होती है प्लांट्स में? ये हमें एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है। मैक्सिममली ज़्यादातर बच्चे गलती से या जानबूझ के टिक करते हैं इस क्वेश्चन के लिए CO2, बट बच्चों ये करेक्ट आंसर नहीं है। रेस्पिरेशन गैस यानी कि उस गैस की बात की जाती है जिस गैस से पौधे सांस लेते हैं।
तो पौधे CO2 से सांस नहीं लेते, पौधे भी हमारी आपकी तरह ऑक्सीजन से ही सांस लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम बाद में और डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखो, जो भी हम फूड बनाते हैं, अगर हम ऑटोट्रॉपिक की बात करते हैं तो उन्होंने क्या बनाया, C6H12O6 ग्लूकोज। और अगर हम हेटरोट्रॉपिक की बात करते हैं तो वो फूड को इनहेल करेंगे और फिर वो भी क्या बना लेंगे, इसका ग्लूकोज। फिर इसको ट्रांसपोर्ट करा जाता है सेल के पास, और सेल के पास में जब ये ग्लूकोज आ जाता है, इस ग्लूकोज को तोड़ करके इसमें से निकाली जाती है एनर्जी। इसको तोड़ने के लिए जिस गैस की आपको ज़रूरत पड़ती है, उस गैस को कहा जाता है रेस्पिरेटरी गैस। 99% आप ये मान के चल सकते हैं कि सभी लिविंग में गैस कौन सी है हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए, दैट इज़ ऑक्सीजन। प्लांट्स के अंदर भी वो गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन ही होती है। ठीक है ना बच्चों, तो प्लांट के अंदर भी वो गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। तो फिर वो CO2 को क्यों इनहेल करते हैं अगर उन्हें ऑक्सीजन ही चाहिए रेस्पिरेशन के लिए? तो देखिए बहुत सिंपल सा आंसर है, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो उन्हें फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 नहीं मिलेगी। CO2 कहाँ से मिलेगी, नहीं मिल सकती ना CO2, इसीलिए वो इनहेल करते हैं CO2 को। फिर उनका ये जो ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस के अंदर, इस ऑक्सीजन में से देख रहे हैं आप यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो आप एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि वो 2 मॉलिक्यूल खुद यूज़ कर लेंगे और बाकी के 4 मॉलिक्यूल एक्सहेल कर देंगे, बाहर स्टोमेटा से बाहर निकाल देंगे। यानी कि अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होंगे तो वो CO2 को इनहेल नहीं करेंगे, तब वो कौन सी गैस लेंगे, ऑक्सीजन गैस लेंगे, क्योंकि उस वक्त उनको ऑक्सीजन का कोई और भी सोर्स नहीं होगा उनके पास में। अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को हमने समझा है कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस को हमने समझ लिया है। यहाँ पे अब हम एक स्टोमेटा के डायग्राम के थ्रू स्टोमेटा का फंक्शनिंग भी समझ लेते हैं। अगर आप स्टोमेटा की बात करते हैं तो ये बीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, देखिए ऐसे है ना, राजमा के बीन की तरह बीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये प्लांट की लोअर एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक बार, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से समझ आए। देखिए यहाँ पे आपको 2 लेयर दिख रही होंगी, एक आपके पास ये लेयर है अपर एपिडर्मिस और एक ये लेयर है लोअर एपिडर्मिस। अपर मीन्स ऊपरी, जो ऊपर की तरफ हो, और लोअर मीन्स निचली, जो नीचे हो। तो अगर आप एक लीफ को देखेंगे तो लीफ के 2 सरफेस हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो जो इसकी ऊपर की सरफेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपर एपिडर्मिस। जो प्लांट की लीफ की नीचे की सरफेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा गार्ड सेल, दिख रहा है, यह है गार्ड सेल, ये रहे गार्ड सेल्स। देखो बच्चों, क्या ये आपको ऊपर वाली लेयर में गार्ड सेल दिख रहे हैं? नहीं, ऊपर वाली लेयर में एक भी गार्ड सेल नहीं है। इसका मतलब स्टोमेटा यानी कि रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ निचली लेयर में, यानी कि लोअर एपिडर्मिस में। अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं पाए जाते। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। देख लीजिए, अगर ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस है तो उसके अंदर यहाँ पे क्या है, ये बीच बीच में गार्ड सेल्स लगे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं अपर एपिडर्मिस की तो उसके अंदर गार्ड सेल्स नहीं हैं, ठीक है ना, बीच में सारा सिस्टम होगा। बट लोअर एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है। एनसीईआरटी में एक शब्द है स्टोमा। देखिए स्टोमेटा क्या होता है और स्टोमा क्या होता है। स्टोमेटा ही स्टोमा है, बट स्टोमेटा स्टोमा का प्लूरल फॉर्म है। यानी कि अगर एक रंध्र होगा, एक छिद्र होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, स्टोमा, मतलब रंध्र। हिंदी में कहते हैं इसे रंध्र। एक से ज़्यादा स्टोमा होगा तो उसे हम बोलेंगे रंध्रों, यानी कि स्टोमेटा। अंडरस्टैंड दिस? कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों समझने में? इसको बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको काफ़ी आसानी से अब हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं।
ठीक है, तो हमने स्टोमा और स्टोमेटा में अंतर पढ़ लिया। अब स्टोमा और स्टोमेटा के अंतर को पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ने वाले हैं कि इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। देखिए, ये किसी भी लीफ के ऊपर है स्टोमा। एक स्टोमा इसलिए है क्योंकि ये एक ही स्टोमा है, अगर एक से ज़्यादा होता तो इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर इसका काम है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज, जो गैस इसको रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर फोटोसिंथेसिस हो रही होगी तो कौन सी गैस रिक्वायरमेंट होगी बच्चों? CO2। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होगी तो कौन सी गैस रिक्वायरमेंट होगी? O2। सेम एक्सहेलेशन का प्रोसेस, अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा तब कौन सी गैस एक्सहेल करेंगे? O2। और अगर नहीं हो रहा होगा तो ये भी कौन सी गैस एक्सहेल करने वाले हैं? यस, CO2। सिंपल सा टॉपिक समझ आ रहा है हम लोगों को। लेकिन ये करेंगे कैसे? तो ये जो आपको बीन शेप के सेल दिख रहे हैं, ये कंट्रोल करते हैं, इनको बंद करते हैं इस जगह को। ये जो आपको दिख रही है जगह, ये पोर है, ये एक खाली छिद्र है जिसके अंदर से ये गैसेस आती जाती रहती हैं। ठीक है ना, ये गैसेस इसी में से आती जाती रहती हैं। होता क्या है, प्लांट सेल, इन सेल्स के अंदर, ये सेल होते हैं हमारे गार्ड सेल्स। आपने अभी देखा था इस डायग्राम में, दोबारा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे है ना हमारे पास ये गार्ड सेल। तो ये सेल कौन से हैं हमारे? गार्ड सेल। गार्ड सेल राजमा की तरह, बीन की तरह है। प्लांट क्या करता है, इसको पोटेशियम के थ्रू कंट्रोल करता है, यानी कि जब इनको फुलाना होता है, गेट को ओपन करना होता है, तो वो इसके अंदर फिल कर देता है पोटेशियम, और जब इसको बंद करना होता है तो इसमें से बाहर निकाल लेता है पोटेशियम। तो बाहर निकालने पर क्या हो जाएगा? देखो, अगर इसके अंदर पोटेशियम है तो ये स्वेलन रहेगा, तो गेट कैसा रहेगा? खुला हुआ रहेगा। ये पोर कैसा है? खुला हुआ है। और अगर वहीं पे हम बात करते हैं जब पोटेशियम निकल गया तब ये कैसा हो जाएगा? तब ये श्रिंक हो जाएगा और ये जो पोर है वो कैसा हो जाएगा? बंद। तो बच्चों, ये हमें दोनों डायग्राम याद रखने हैं। ये है ओपन स्टोमा और ये है हमारे पास क्लोज स्टोमा। दोनों ही डायग्राम को हमें अच्छे से समझ के रखना है कि ओपन स्टोमा किसे कहेंगे, कैसे बनेगा, और क्लोज स्टोमा किसे कहेंगे, वो कैसे बनेगा। काम समझ आ रहा है बच्चों? ये प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं, वो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे के टॉपिक। अभी हमने प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन को पढ़ लिया है। प्लांट न्यूट्रिशन को पढ़ने के बाद में अब हमें पढ़ना है एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन। एनिमल में भी आप देखेंगे तो हमें सभी एनिमल को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है किसके बारे में? ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमंस के कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं वो आप अपनी NCERT में देख सकते हैं, और हम उन सभी को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा के अंदर डाइजेशन सिस्टम। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली एक वीडियो में कि क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे वो वर्क करता है। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हर एक चैप्टर के नोट्स PDF के फॉर्म में जो यूज़ किए जा रहे हैं स्लाइड्स के रूप में, ये आपको हर एक वीडियो के हिसाब से मिल जाएंगे।